ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए, आज का अपना टॉपिक रहेगा मल्टीपल एलील सिस्टम, है ना। इससे पहले जैसे आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस इनको समझा। वहां पे हमने एक जीन के दो ही एलील लिए थे ना, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे। तो अब उससे आगे अपन आ रहे हैं, और अब मैटर है वो दो से ज्यादा एलील का हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ एलील एन भी बोल सकते हो, या मोर देन टू भी बोल सकते हो ना। ये दो से ज्यादा एलील है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एलील किसी जीन के होते हैं। एक जीन के अलग अलग एलील होते हैं, है ना। एलील का कनेक्शन एक जीन से होता है। तो अगर वन जीन दो से ज्यादा एलील अगर हो, जैसे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप का जीन है, तो उसमें ऑप्शन है कि एक एलील आई ओ है, एक आई ए है, एक आई बी है। तो जीन एक होना चाहिए, एलील कई सारे हो, ये होता है मल्टीपल एलील सिस्टम। दूसरे लेवल पे चेक करो कि कोई भी एक करैक्टर होगा ना, करैक्टर का मतलब फिनोटाइप में दिखेगा, ठीक है। अगर उस फिनोटाइप में जो करैक्टर दिखता है उसको एक से ज्यादा एलील या दो से ज्यादा एलील कंट्रोल करते हैं, तो वो भी वही बात है। जैसे आपने कहा कि ब्लड ग्रुप है, यानी कि जो हमारी आरबीसी है उनके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसका पैटर्न है, तो उसको आई ए भी कंट्रोल करता है, वो अपने जैसा बनाता है, आई बी अपने जैसा बनाता है, आई ओ कुछ भी नहीं बनाता, ऐसे। तो करैक्टर वाइज देखेंगे तो भी वही बात है, जीन वाइज देखेंगे तो भी वही बात है, क्योंकि जीन ही करैक्टर के लिए काम करता है। और हमने तो इतना सिंपल कर रखा है कि हम तो ऐसे मानते हैं कि जैसे एक जीन एक करैक्टर कंट्रोल करता है, या कोई भी एक करैक्टर है वो एक जीन से कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और देखो कि अगर कोई एक करैक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल होता है, तो ये पॉलीजेनिक इंटरेक्शन है। करैक्टर एक हो, कंट्रोल करने वाले जीन कई सारे हो, तो वो पॉली जीन इंटरेक्शन है, कि एक से ज्यादा जीन का मामला है। तो वैसे तो अपन सीधा सीधा ये सोचते हैं भाई एक करैक्टर के लिए एक ही जीन होता होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। एक करैक्टर के लिए कई सारे जीन भी हो सकते हैं। जैसे आपने छोटी बुक्स में पढ़ा है कि जो मुर्गे होते हैं उनकी जो कलंगी होती है ना, उसके अलग अलग सैप हैं, उसके अलग अलग करैक्टर्स, वो सैप हैं उसके, और उनको अलग अलग जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो ये सही बात है, करैक्टर्स को जीन कंट्रोल करते हैं, बहुत सही बात है। एक जीन को एक कंट्रोल, एक जीन को एक करैक्टर से कंट्रोल करता हुआ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हो। और किसी एक करैक्टर को एक से ज्यादा जीन भी कंट्रोल कर सकते हैं। किसी जीन के दो ही अल्टरनेट हो, ये भी हो सकता है, दो ही एलील हो, और कई सारे भी हो सकते हैं, राइट। मैटर होता है करैक्टर का, है ना। जैसे ये आप अंदर जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, कारण है इकोलॉजी, कि वहां जीवों को संघर्ष करना पड़ता है, तो उनको करैक्टर चाहिए, करैक्टर जीन से आते हैं। तो वो बेटर जीन को लाना चाहते हैं, तो उसमें अडेप्टेशन है, उनकी क्वालिटीज है ना, मैटिंग बिहेवियर है। तो करैक्टर्स के लिए सारा है, पीछे जाके देखें तो करैक्टर में भी कंट्रोल बाय वन जीन, करैक्टर में भी कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन। अगर आप एक ही जीन के अंदर हैं तो आप उसके एलील के बारे में सोच सकते हो कि वेदर इट में बी कंट्रोल्ड बाय टू एलील्स ओनली, और वेदर में बी द नंबर ऑफ एलील में बी ग्रेटर देन टू। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। ठीक है,
एक तो आपने एग्जाम्पल लिया था ह्यूमन ब्लड ग्रुप का। आपने कहा कि करैक्टर तो है 1 और एलील है 3, आई, आई ए एंड आई बी। 3 एलील होने पे आप उनके कॉम्बिनेशन 6 प्रकार से बना सकते हो, ये अलग बात है। 2 एलील होने पे कॉम्बिनेशन 3 प्रकार से बनते हैं। जैसे 2 एलील होते हैं तो कॉम्बिनेशन 3 प्रकार से बनते हैं। आपके पास 2 प्रकार के ड्रेस हैं तो आप इनको 3 कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो। सोच के देखो। है 4 कॉम्बिनेशन में। हम्म। भाई आपके पास 2 सामान है तो 2 प्रकार के सामान को 3 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। दोनों सामान एक जैसे, दोनों सामान एक जैसे और दोनों सामान एक जैसे। यहाँ पे दोनों 2 प्रकार के। तो तुम्हारे बीच के जो 2 कॉम्बिनेशन है वो एक जैसा आएगा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे दो दो डिजाइन बनेंगे लेकिन वो है एक ही। ये डबल बनेंगे तो तुम्हारा जो 4 है वो वापस 3 बन जाएगा। ठीक है। वैसे जरूरत नहीं पड़ती आपको इतना सोचने की, आपको इतना सोचना है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे 2 हो जाएगा सर, एक हेटर जाएगा, कितना है वहाँ। टेंशन नहीं लेनी है ना। ठीक है। 3 होने पे आपके पास एक फॉर्मूला भी आ गया था। क्या फॉर्मूला था? एन मल्टीप्लाइड बाई n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो वो 3 बोले, 4 बोले, 8 बोले, बोलने तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के रिलेशन में एक चीज आप और समझें। जैसे मैटर आता है कि जैसे 2 एलील हैं, आई ए, आई ए, ये होमोजाइगस फॉर आई ए एलील हो गया। ब्लड ग्रुप का टाइप होगा ए, ए ब्लड ग्रुप। ठीक है। अगर आई बी ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है। आई ब्लड ग्रुप है ओ, है ना। और 1 इज आई बी ब्लड ग्रुप है ए बी। यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि जो स्मॉल आई है ये रिसेसिव है। अगर आपने इसको किसी और के साथ लगाया तो इसका असर नहीं आता है ना। और देख लो नीचे 2 बच गए, आई आई ए, ब्लड ग्रुप ए ही होता है ना। आई बी ब्लड ग्रुप। जैसे आप स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ में लगाते हो तो असर नहीं आता, वैसे स्मॉल आई को आप आई ए के साथ लगाओ, आई बी के साथ लगाओ, उसका असर नहीं आता है, दूसरे वाले का ही आता है। हाँ, दोनों का असर आ सकता है अगर दोनों एक साथ हो। जैसे स्मॉल टी साथ आने पे पौधा बोना हो सकता है। तो ऐसे करेक्टर जो 2 कॉपी होने पे ही आए, एक कॉपी होने पे ना आए, दैट आर कॉल्ड रिसेसिव करेक्टर्स। ये करेक्टर को फिनोटाइप में आने के लिए सेम 2 कॉपी होनी जरूरी है, दैट आर रिसेसिव। और जो एक कॉपी से आ जाएंगे वो डोमिनेंट होते हैं। जैसे एक कॉपी आई ए की है, इसके साथ में आप आई लगा दो, ब्लड ग्रुप ए ही आ जाएगा। तो आई ए डोमिनेंट है।
आई बी है, इसके साथ में आई को लगा के देख लो, ब्लड ग्रुप बी आ जाएगा। तो ए भी डोमिनेंट हो गया, बी भी डोमिनेंट है, लेकिन डोमिनेंट किस पे है? डोमिनेंट बेचारे आई पे है। है ना? तो आई ए एंड आई बी डोमिनेंट, डोमिनेंट ओवर आई। क्या वो आपस में भी एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं? ना। अगर आपने कहा आई ए आई बी, तो ब्लड ग्रुप का टाइप हो गया ए बी, यानी कि आई ए अपनी चलाता है और आई बी अपनी चलाता है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल भी है, और ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलिल इंटरेक्शन का भी एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर हो गया है ना? तो ब्लड ग्रुप का मतलब जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से बात करें तो आई ए अपना एक्सप्रेस करता है, आई बी अपना एक्सप्रेस करता है। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये वाला। हाँ, इसमें अपन मैटर लेते हैं, और ये मैटर है रैबिट बॉडी पैटर्न। तो रैबिट तो छोटा सा होता है ना, तो इसमें अपने पास कुछ फिनोटाइप्स होते हैं ना। वन इज अगोटी। अगोटी में क्या है कि बॉडी का जो कलर है वो ब्राउन होता है। ब्राउन जो कलर है वो डोमिनेंट है। नॉर्मली आप लोग जो डोमिनेंट होता है उसको वाइल्ड टाइप मानते हो। जैसे कैपिटल टी वाइल्ड टाइप है, स्मॉल टी उससे बना हुआ म्यूटेट है। इसका जो कंट्रोल है वो कैपिटल सी एलिल करती है। कंट्रोल्ड बाय कैपिटल सी एलिल। ठीक है। अब रैबिट है तो रैबिट तो इसका मतलब डिप्लॉयड है। इसमें दोनों कैपिटल सी होंगे तो ये अगोटी बनेगा, है ना? और एक कैपिटल सी हो और एक कोई भी आ जाए तो कैसा बनेगा? अगोटी कलर का पैटर्न का नाम है कि बॉडी ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे रंग के खरगोश। ठीक है। कंट्रोल करता है एक एलिल, उसका आपने डेजिग्नेशन कर दिया कैपिटल सी, और वो डोमिनेंट है। अगर ये डोमिनेंट है तो कोई और रिसेसिव होगा, है ना? अगर और कोई बात ना हो तो, है ना?
तो इसकी जगह पे आप कुछ और लगाएं तो वो रिसेसिव है, तो ये उसको सप्रेस कर देगा। तो बॉडी कैसे बनेगी? आपको ठीक है। इसके बाद में दूसरा पैटर्न है, वो है एल्बिनो। कलरलेस को एल्बिनो बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस में एल्बिनिज्म है, त्वचा का रंग मेलानिन पिगमेंट गायब होता है, तो बड़े उसे सुंदर सुंदर दिखते हैं, बट उनको प्रॉब्लम होती है। कौन सी? सनराइज को टॉलरेट नहीं कर सकते। फिर आपने वो डैमेज एंड रिपेयर पढ़ा है ना? तो उसमें भी आपने सिंड्रोम पढ़ा है, वो कौन सा है? उनमें यूवी से डायमंड ज्यादा बनते हैं। एक्सपी नाम है उसका, जेरोड्रमा पिगमेंटोसा। ठीक है। तो एल्बिनो व्हाइट कलर के खरगोश हैं और इनकी आंखें लाल होती हैं। व्हाइट कलर के हैं, आंखें लाल होती हैं। ठीक है। व्हाइट। और इसका जो कंट्रोल है वो करता है स्मॉल सी एलील, लेकिन ये रिसेसिव एलील है। रिसेसिव है तो हमारे पास जो भी एल्बिनो होंगे सारे कैसे होंगे? स्मॉल से स्मॉल से। क्योंकि बोनापोदा वही होता है जिसमें दोनों कैपिटल दोनों स्मॉल टी आएंगे। तो रिसेसिव होने का मतलब है कंपलसरी है कि जो एलील आप ले रहे हो उसकी दो कॉपी होनी चाहिए, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर वही हो तो करेक्टर दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। दैट इज फॉर रिसेसिव फैक्टर। तो ये रिसेसिव है। ठीक है। ठीक। यू मेड ए क्रॉस, आपने क्रॉस किया अगोटी क्रॉस्ड विथ अगोटी। ठीक है। आपको अगोटी मिलेंगे क्या? आपको एल्बिनो मिल सकते हैं क्या? क्वेश्चन सिंपल है। अगोटी मिलेंगे क्या? 100% अगोटी मिलेंगे? 100% अगोटी कैसे मिलेंगे? मैं कहता हूँ कि ये वाला अगोटी है वो कैपिटल सी स्मॉल सी है, और ये वाला अगोटी है वो कैपिटल सी। आप बताओ। दोनों जो आपने अगोटी लिया उनके जीनोटाइप ऐसे हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। तो अगर ऐसे आपने ले रखे हैं तो अगोटी कितने बनेंगे? अगर ये पेरेंट्स का जीनोटाइप है तो अगोटी का नंबर कितना होगा? 100%। और एल्बिनो कितना होगा? 0। एल्बिनो कितना होगा? 0। और अगर मैं इसको क्रॉस करके इसको भी ऐसा ही बना दूं तो अब रिजल्ट चेंज हो गए। अब ये 100 से कितना पहुंच गया? 75%। यानी कि
3/4 चेकर बोर्ड के 3 खाने आएंगे। ऐसा करते आपको वो चेकर बोर्ड दिखना चाहिए। और इधर ये 0 से कहाँ पहुंच गए, 1/4। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा देते हैं, क्वेश्चन को घुमा देते हैं। वी क्रॉस a goatee with a goatee and observed an albino. What is correct for parents? पेरेंट्स के लिए सही बात क्या है ये बताओ। कि आपने एक अगोटी का अगोटी से क्रॉस कराया तो आपको एल्बिनो मिल गया, तो पेरेंट्स के लिए सही बात क्या है। पेरेंट्स होमोजाइगस हैं या हेटेरोजाइगस हैं। पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया कि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि हम पढ़ते पढ़ते बीच में ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ते पढ़ते जाओगे एक्सरसाइज नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो आप छोटी सी बात हुई उसी को अप्लाई करके देखो, है ना। ठीक है, तो ये तो अगोटी और एल्बिनो का हो गया। इसके बाद में तीसरा जो इसका वेरिएंट है वो है हिमालयन। हिमालयन में क्या है कि जो बॉडी है वो तो वाइट है, लेकिन जो लिम्स हैं वो ब्लैक है। उसके जो पंजे हैं, जो बर्फ, हिमालयन बर्फ ठंडा आ गई तो बर्फ पे जो उसका बॉडी पार्ट टिकता है वो काला है। ये अडेप्टेशन है। भूरा रंग मिट्टी में रहने के लिए अडेप्टेशन है ना। और हिमालयन के पास ब्लैक है ना, वो ठंड से उसको बचाते हैं। वो ब्लैक रेडिएशन को ज्यादा सोखता है तो गर्म रहता है। अब इसकी कहानी क्या है कि है ना, इसको कंट्रोल करता है एलिल CH, CH फॉर हिमालय। लेकिन इसका बिहेवियर कैसा है कि जो हमारी एलिल है CH, ये कैपिटल C से तो रिसेसिव है ना, और स्मॉल C से डोमिनेंट है। कैपिटल C के सामने तो हल्का पड़ता है और स्मॉल C के सामने भारी पड़ता है। तो इसके अलावा दो एलील और भी हैं, उनके कंपैरिजन में इसका बिहेवियर है वो अलग अलग है। राइट, तो अगर आपका क्वेश्चन है अगोटी क्रॉस्ड विथ हिमालयन, तो प्रोजेनी क्या बनेगी। ठीक है, आप इसको हेटेरो मान लो एक बार ताकि पूरी बात आ जाएगी ना। कैपिटल C स्मॉल C, और ये हिमालयन है, इसका जीनोटाइप भी आप क्या मानेंगे। या तो CH, CH हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है CH एंड स्मॉल C, क्योंकि स्मॉल C पे तो भारी पड़ता है। राइट, तो एक बार के लिए ये ले लो।
यानी कि दोनों के अंदर एल्बिनो का एलील है। तो एल्बिनो तो बेचारा थर्ड नंबर पे आता है, तो ना कैपिटल सी के सामने दिखता है ना हिमालयन के सामने दिखता है ना। तो अब बताओ प्रोजेनी में क्या मिलेगा। प्रोजेनी में क्या बन सकता है ना, कैपिटल सी, स्मॉल सी, सी एच एंड स्मॉल सी। तो एक साइड में आपका आ गया कैपिटल सी, स्मॉल सी, एक साइड में आ गया सी एच एंड स्मॉल सी। तो यहाँ जो आप बनाएंगे, दिस इज अगोटी, दिस इज अगोटी, दिस इज हिमालयन एंड दिस इज एल्बिनो। ये स्मॉल सी आएगा तो एल्बिनो होगा। ये स्मॉल सी एंड सी एच है, हिमालयन होगा। और ये कैपिटल सी स्मॉल सी एच है तो ये अगोटी होगा ना। एक कैपिटल सी भारी पड़ता है, सब पे भारी पड़ता है। तो इस लाइन से जो भी बनेंगे सब अगोटे होंगे, चाहे उसके सामने कुछ भी ले आओ, है ना। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि ऐसा हुआ तो हिमालयन और ऐसा हुआ तो अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि वन अगोटे एंड वन हिमालयन रैपिड्स आर क्रॉस्ड एंड द प्रोजेनी ऑब्जर्व्ड विद एल्बिनो रैपिड्स, तो व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। तो आप उसको उल्टा ले जाओ। जब आपको एल्बिनो मिल रहा है इसका मतलब क्या है, आपने ऊपर क्या लिया है। एल्बिनो तभी मिलेगा जब दोनों सी छोटे आएंगे। दोनों सी छोटे आएंगे तो दोनों पेरेंट से आएंगे, तो दोनों पेरेंट में एक एक छोटा सी चाहिए आपको। तो दोनों पेरेंट में एक एक छोटा सी चाहिए और उनके नाम अगोटी और हिमालय हैं, तो उनमें एक एक कैपिटल सी और एक एक सी एच है ना। तो आप इसको रिवर्स करके देखो, तो ये स्मॉल सी कहाँ से आया, ये एक स्मॉल सी यहाँ से आया है, ये एक स्मॉल सी यहाँ से आया। तो दोनों पेरेंट में एक एक स्मॉल सी चाहिए और नाम उनका अगर क्या है अगोटी नाम है तो एक कैपिटल सी होगा, और इसका नाम अगर हिमालय है तो दूसरा सी एच ही होगा। ये दूसरा कैपिटल सी आप नहीं लिख सकते ना, नहीं लिखेंगे क्योंकि तभी तो एल्बिनो मिलेगा आपको। इधर आप कैपिटल सी नहीं लगा सकते, यहाँ कैपिटल सी लगता भी नहीं, यहाँ तो सी एच ही लगता हिमालयन के लिए, तो वो नहीं लगा सकते वरना आपको एल्बिनो कैसे मिलता। तो अगर आपको ये याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो, और अगर आपको ये याद है कि ये सबसे रिसेसिव है, और अगर आपको ये पता है कि ये वाइल्ड टाइप है, तो सब कुछ पता है ना। एल्बिनो रिसेसिव है और अगोटी डोमिनेंट है, सुपर डोमिनेंट। हिमालयन बीच का है, ठीक है। हम्म। ऐसे एक और एलील है इसके अंदर, दैट इज चिंचिला। चिंचिला का बिहेवियर हिमालयन जैसा है। बिहेवियर का मतलब खरगोश का बिहेवियर नहीं, एलील का बिहेवियर, है ना। और चिंचिला को कंट्रोल करता है सी सी एच, चिंचिला। पहले चय का सी और दूसरे चय का सी एच, चिंचिला। तो वैसे तो क्या है कि मामूली सी बात है, लेकिन बस आपको अगर एलील का बिहेवियर पता है तो हम आराम से इनके कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। कभी एग्जाम्पल ही ना देखा हो तो अपन कैसे कह सकते हैं कि मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। कैसे बता सकते हैं कि भाई कोई क्रॉस है तो उसमें रिजल्ट क्या है, राइट। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और ये है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ का मतलब होता है खुद, है ना। और सेल्फ का दूसरा मतलब होता है सैम जीन। वे आपके जीन आपके पेरेंट्स से आते मिलते हैं, है ना। आपके अंदर आधा एक पेरेंट है, आधा दूसरा पेरेंट है। हमारे अंदर आधा फादर आधा मदर, ऐसे है। हमारा भाई हमसे आधा मिलता है, सिबलिंग है वो, 50% मैच करते हैं। तो उसको कुछ हो जाए तो तकलीफ होती है, क्योंकि वो आदत तो आप ही हो उसमें। बॉडी दो है, शरीर दो है, आत्मा एक है, 50%। चाचा का बेटा है, वो 25% मैच करता है। तो उसको कुछ हो जाए तो भाई को कुछ होता है तो पहले भाई को चिंता होती है ना। और कोई जुड़वा होता है उसको ज्यादा चिंता होती है। अगर एक ही जायगोट से बने हुए ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, वो तो 100% सेम है ना? तो जो 100% सेम होते हैं वो आपस में ज्यादा मैच करते हैं ना। तो वो पेरेंट से भी ज्यादा चिंता उसको अपने भाई की होती है। हमें हमारी चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम ही हम हैं। तो ये चिंता का मामला, केयर का मामला, सेक्रीफाइस का मामला जेनेटिक सिमिलरिटी बेस्ड। जिसके साथ आपके जीन ज्यादा मिलते हैं उनकी केयर आप ज्यादा करते हैं, है ना? तो दूर का रिश्तेदार है तो थोड़े कम हो जाती है केयर। ये बिहेवियर में पढ़ेंगे। लेकिन सेल्फ का मतलब हो गया सेम जीन। और इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है नॉट यूज्ड, कि पौधे अपने जैसे जीन को यूज करना नहीं चाहते। ये पौधों का मतलब है एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो इनमें खास बात होती है कि जो फ्लावर होते हैं उनमें स्टेमन होता है, और स्टेमन से बनता है पोलन ग्रैंड। पोलन ग्रैंड को ही माइक्रोस्पोर बोलते हो। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बनता है तो हैप्लॉइड है, गैमेट है। गैमेटोजेनेसिस से बने हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये पोलन ग्रेन है, जिसके अंदर इसका न्यूक्लियस है। और बाहर इसकी भित्ति है, वॉल। इसकी वॉल बनी हुई है खास मटेरियल से। और उस खास मटेरियल में एक बहुत बड़ी चीज होती है, दैट इज स्पोरोपोलेनिन। दैट इज स्पोरोपोलेनिन। भित्ति है खुद की, और उसमें पदार्थ का नाम है स्पोरोपोलेनिन। और ये पदार्थ किसका है? पोलन मदर सेल का है। पोलन मदर सेल का रिडक्शन डिवीजन हुआ तो ऐसे चार बने थे। और पोलन मदर सेल पोलन की मम्मी है, ऐसे। तो वहीं पे इसकी मौसी जी भी है, और इनकी मौसी का नाम है टेपेटम। क्या नाम है? टेपेटम। तो ये बच्चा तो है पोलन मदर सेल का, और इसको दूध पिलाती है टेपेटम। टेपेटम ग्लैंडुलर होती है, सीक्रेट करती है यूबिस बॉडीज, प्रो यूबिस बॉडीज, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है।
आप हिस्ट्री में भी बहुत एग्जाम्पल है कि जो पालने वाली होती है वो जन्म देने वालों से भी बड़ी होती है। तो ये मैटर स्पेशल है कि पोलन खुद अपने न्यूक्लियस की वजह से है, और उसकी भित्ति में जो प्रोटीन है वो वो नहीं है, वो उसकी मदर की बहन है। क्योंकि पोलन मदर सेल पिछली पीढ़ी का 2n है, कैपेटम पिछली पीढ़ी का 2n है, तो ये उसकी मदर साइड के मैटर है। राइट। ओके। फिर दूसरा होता है कि फ्लावर के अंदर स्टिग्मा होती है, और स्टिग्मा के ऊपर जो हवा से हो, इंसेक्ट से हो, कहीं से भी आए, वो पोलन आकर के गिरते हैं। दिस इज कॉल्ड लैंडिंग। तो स्टिग्मा तो फूल का वो हिस्सा है जो ऐसे खुला हुआ है, और वो तो हवा के संपर्क में होता है, उस पे कोई भी इंसेक्ट बैठ सकता है, हवा किसी का भी पोलन आ सकती है ना। आम की स्टिग्मा के ऊपर अंगूर के पोलन भी तो आ सकते हैं, लेकिन उगेंगे नहीं, जर्मिनेट नहीं करेंगे, है ना। राइट। वरना अंगूर बड़ा बन जाएगा, तो मार्केट में पैसे भी बढ़िया मिलेंगे। और अगर नीम के पोलन गिर गए तो आम खारा बनेगा, कसेला स्वाद आएगा, तो कौन खरीदेगा। ऐसा होता नहीं है ना। इधर एनिमल्स क्या होता है कि ब्रीडिंग सीजन में गाना गाते हैं, तो उनके सॉन्ग उनके पार्टनर समझते हैं, और कोई समझता ही नहीं है। इधर ये लोग पोलन बना के हवा में छोड़ते हैं, इंसेक्ट है, पानी है, कुछ भी हो सकता है, वो लैंडिंग करते हैं। अब लैंडिंग करने के बाद में डिसीजन लेना होता है इसको, स्टिग्मा को डिसीजन लेना होता है कि मैं इसको जर्मिनेट होने दूं या नहीं होने दूं। विश क्या होती है? विश होती है अनोदर एलिल्स को एक्सेप्ट करना, कि फ्लावर का मतलब सेक्स और रिप्रोडक्शन है, पौधा बेटर प्रोजनी बनाना चाहता है, तो अपने जैसे पोलन में तो अपने जैसी एलील आएगी, तो उसका तो क्या करेगा, वैसा तो वो खुद ही है। अगर पौधे के पास एलील का नाम है A1, A1, और पोलन में भी अगर A1 एलील ही आ रही है, क्योंकि तो हैप्लॉइड है, तो इसमें आप एक ही एलील दिखाओगे। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये सब डिप्लॉइड है, तो इनमें दो एलील दिखाओगे, है ना। तो अगर इसके पास भी A1 वाली एलील है, और जो आ रहा है वो भी A1 ही ला रहा है, तो फिर इसका क्या ही करेगा ये। भाई ऐसे एलील तो इसके पास है, इससे क्या बेटर बनाएगा। तो बेटर कब बन सकता है? जब आने वाले के पास A1 नहीं, कोई दूसरी एलील हो, A2, तो वो A1 को तो रिजेक्ट करेगा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे A2 चाहिए। तो ये डिसीजन होता है। और अपने जैसों को रिजेक्ट करना, जैसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि ये नहीं चलेगा, जो मेरे से मैच कर गया वो नहीं चलेगा। तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या बेटर एलील्स को अगली पीढ़ी में डालने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। उधर जंगल के अंदर शेर लड़ाई करते हैं, जो विनर होता है वो फिर नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। इधर लड़ाई नहीं करते, ये लड़ाई नहीं करते, ये बस पोलन को उगने देंगे या नहीं उगने देंगे, उसी से डिसीजन हो जाता है। दे आर स्मार्ट। नेवर वेस्ट देयर एनर्जी। भूखे प्यासे लड़ने से कहीं अच्छा है इनकम्पैटिबिलिटी। नेचर को समझने पे समझ में आती है। यस। ठीक है। क्या? स्टेरिलिटी? स्टेरिलिटी तो बहुत अलग चीज हो जाएगी। स्टेरिलिटी का मतलब तो बंधेपन होता है, कि आप उस पर कुछ भी डाल दो उगेगा ही नहीं। स्टेरिलिटी का मतलब सिस्टम खराब। और ये यस और नो है। जैसे आप कहेंगे मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी,
तो ये केस स्टेरिलिटी जैसा है। आप अपनी इच्छा होगी कोई भी आप कह, तो प्लांट से जो डिसीजन होता है ये दो लेवल पे करते हैं। एक तो लेवल होता है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ना, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट में जीएसआई। ठीक है, इसको कैसे समझें? ये आपने कहा कि स्टिग्मा है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को कंट्रोल करने वाला जो जीन है दैट इज एस जीन, और उसके कई सारे एलील हैं, S1, S2, S3, S4, S5, तो ये मल्टीपल एलील सिस्टम का एग्जांपल होगा, ये कई सारे एलील एन एलील्स। अब आपको ध्यान देना है कि जो हैप्लॉइड होते हैं उनमें एक ही एलील होती है, चाहे कोई सी भी हो, और अगर कोई डिप्लॉइड होता है तो उसमें दो एलील होती हैं, चाहे कोई सी भी हो। जैसे मटर का पौधा डिप्लॉइड था, उसमें दोनों कैपिटल भी हो सकते हैं, दोनों छोटे भी हो सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। तो डिप्लॉइड होने का मतलब दो कुर्सी डली हुई है, दो क्रोमोसोम है, उन पे दो एलील आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई ट्रिप्लॉइड होता है तो तीन एलील अप्लाई कर सकते हो, टेट्राप्लॉइड होता है तो आप चार एलील अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो स्टिग्मा है वो आपने एक बार मान ली कि ये है S1, S1, इसका जीनोटाइप कैसा है? क्योंकि स्टिग्मा स्पोरोफिटिक टिश्यू 2n है, इसके अंदर नीचे ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल है, वो हैप्लॉइड है। तो एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है, बाकी सारा डिप्लॉइड है, पूरा पौधा भी डिप्लॉइड है, राइट। तो स्टिग्मा 2n है, इसमें दो कॉपी होंगी, दोनों आपने कहा ये भी हो सकता है S1 S2 भी हो सकता है, S2 S2 भी हो सकता है, S1 S3 भी हो सकता है, S2 S3 भी, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। ठीक है, अब जो पोलन इस पे गिर रहा है, ये पोलन है, पोलन हैप्लॉइड होता है, तो उसमें एक ही एलील आई है। जैसे आपने कहा इसमें S1 आई है, तो S1 इससे मैच कर गया, तो ऐसा पोलन जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर ये पोलन S2 होता तो ये S1 से मैच नहीं कर रहा, तो ये जर्मिनेट करेगा। S2 वाला है वो यहाँ जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि इससे मैच हो गया। तो अगर पोलन की एलील, स्टिग्मा की एलील, पोलन के पास एक ही एलील है क्योंकि वो हैप्लॉइड है, स्टिग्मा के पास दो एलील है क्योंकि वो डिप्लॉइड है। तो पोलन की एलील अगर स्टिग्मा की एलील से मैच कर गई तो जर्मिनेट नहीं होगा। और करेक्ट कैसे बोलोगे? अगर पोलन की एलील स्टिग्मा की कोई सी भी एलील से मैच कर गई तो वो पोलन जर्मिनेट नहीं होगा। रिजेक्शन स्टिग्मा करती है, रिजेक्शन बाय स्टिग्मा। रिजेक्शन बाय स्टिग्मा, तो स्टिग्मा S1 वाले जितनी भी है, जिसमें भी S1 एलील आ गएगा वो S1 को रिजेक्ट कर देंगे, और जिसमें S2 आ गया वो S2 को रिजेक्ट कर देंगे। तो स्टिग्मा ने पोलन के न्यूक्लियस को देखा और पोलन के न्यूक्लियस के अंदर जो एलील है उसको देखा, उसके आधार पर रिजेक्ट किया। तो पोलन हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड को गैमेटोफाइट बोलते हैं, तो मैकेनिज्म का नाम हो गया गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
केवल पोलन को देखा जाए कि पोलन में क्या है, और उसके आधार पे अगर रिजेक्शन होता है तो दिस इज जीएसआई सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला लेवल आता है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, SSI। दिस इज स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। उसमें आप ऐसे बनाएं कि ये आपका पोलन है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में आप कह रहे हैं कि ये S2 है। ठीक है, S1 कर लो आप, थोड़ा सा जोर दे रहे हो दिमाग पे, इसलिए S1 कर लो वापस। इसके पास इसकी वॉल भी है, पोलन के पास अपनी मदर का एक ही चीज है। वैसे तो सब कुछ मदर का ही है ना। इसके न्यूक्लियस में जो एलील है वो भी इसकी मदर ने दी है इसको। ठीक है, तो ये इसकी वॉल जो अपन दिखा रहे हैं ना, ये स्पोरोपोलिन जो कंपाउंड है वो टेपेटम का मटेरियल है, और टेपेटम 2N है। अगर इस पोलन के अंदर S1 एलील है ना, तो इसका मदर का जीनोटाइप क्या था? अगर किसी के बच्चे का नाम राम हो तो उसकी माँ का नाम क्या होगा? अगर किसी बच्चे का नाम राम हो तो उसकी माँ का नाम क्या होगा? है? राम की माँ। आंसर क्या है? आप गलत सोच रहे थे, आप जो सोच रहे थे वो पूर्णतया गलत था। भाई जिसने S1 दिया है उसके अंदर S1 तो होगा ही होगा भाई, इसमें क्या सोच रहे हो? जिसने अपने प्रोजेनी के अंदर S1 डाला है उसमें S1 है तभी तो डाला है। उसमें दूसरा क्या हो सकता है? क्योंकि वो तो डिप्लॉयड है, तो उसमें दूसरा S1 भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर मदर का जीनोटाइप S1 S2 है, या S1 S1 है, या S1 S3 है, या S1 S4 है, या S1 S5 है, कुछ भी हो, अगर एक S1 आ गया और इधर आप फिर स्टिग्मा बना दीजिए, और स्टिग्मा के अंदर मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि S1 S2 है ना। पहला मैटर जीएसआई का क्या था कि वो S1 को देख के रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते, वो तो अब है नहीं। अब इसको नहीं देखना, देखना है इसको, डिसीजन इसके आधार पे होगा। तो इसके आधार पे होगा, इसका मतलब मदर के आधार पे होगा कि उसकी मदर क्या है। तो अगर मदर के जीनोटाइप में देखो S1 है, मैच कर गया, मैच कर गया, मैच कर गया, तो इनमें से कोई भी जर्मिनेट नहीं करेगा, है ना। इधर के दो हैं S1 S2, इनमें से कोई सा भी एक अगर मैच कर गया तो वो वाला पोलन जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इस पे कौन सा पोलन जर्मिनेट करेगा? जिसमें ना तो S1 हो ना S2 हो, यानी कि S3 S4 अगर है तो उसको ये एक्सेप्ट करेगी। अगर जिनमें S2 आ गया वो सब भी रिजेक्ट। तो जीएसआई में एक एलिल को देख के रिजेक्शन होता है, और एसएसआई में दो एलिल को देख के रिजेक्शन होता है। फिर आप कहेंगे कि भाई हैप्लॉइड में दो एलिल कहाँ से आई? तो फिर आपके पास आंसर है कि भाई हैप्लॉइड को नहीं देख रहे, उसकी मदर को देख रहे हैं। तो पोलन जिससे डिराइव्ड है या पोलन को जिसने बनाया है उस टिश्यू का नेचर क्या है?
उसके आधार पे अगर डिसीजन मेकिंग होता है तो मैटर हो गया स्पोरोफिटिक सेल इनकम्पैटिबिलिटी, राइट। तो आपको तो ये बताना है कि ज्यादा एडवांस कौन है, जीएसआई या एसएसआई, ज्यादा अच्छा क्या है। एक एलिल को देख के रिजेक्ट करें तो बेटर है या दो एलिल को देख के रिजेक्ट करें तो बेटर है। हम्म? भाई आप लोग शादियां करते हैं, चार गोत्र आप छोड़ देते हो, तो चार गोत्र छोड़ के ढूंढने तो ठीक है, या मतलब दो गोत्र छोड़ के ढूंढने तो ठीक है। एक ही, ये तो विध्वंस हो जाएगा, महाविध्वंस हो जाएगा। भाई ज्यादा अच्छा कब बनेगा, जब ज्यादा दूर का होगा, जब ज्यादा दूर का होगा। समझ पा रहे हैं बात को। अपने से कम कब मिलेगा, जब एक भी एलिल ना मैच करे। तो एसएसआई इज मोर पावरफुल, बट ये दबाव है कि अगर आपने चार गोत्र छोड़े तो आपको लड़के और लड़कियां नहीं मिलेंगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि आठ गोत्र वो छोड़ सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। समझो बात को, कि अगर रिस्क ले रहा है तो हिम्मत होनी चाहिए, वरना मामला भारी पड़ेगा। तो अगर उसने दो एलिन को रिजेक्ट करने का रिस्क लिया तो उसमें अडेप्टेशन होना चाहिए साहब, राइट। तो कहानी गंभीर है। हाँ, बट एवरीवन वांट्स टू इम्प्रूव जीनोटाइप। जीनोटाइप को और बेटर कैसे कर सकते हैं, इसी के लिए बेटर एलील को अगली पीढ़ी में डाला जाता है। तो जीएसआई से कहीं ज्यादा अच्छा है एसएसआई, बट रिस्की है। फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो भी ठीक है। पांच बच्चे एक भी काम का नहीं, उससे बढ़िया है कि एक ही। क्योंकि यहाँ महत्व संख्या का नहीं है, प्रभाव का पड़ता है। कि नेचर में जो ज्यादा इन्फ्लुएंस डालता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि संख्या वाला। ना कीस्टोन स्पीसीज नंबर बहुत कम होता है, प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो कचरे से कुछ नहीं है, मैन चिंगारी कहाँ पे है, तो कीस्टोन। तो दिस इज द बेटर बेटर वार्डनेस, कि जीव अच्छे बनने की तरफ जा रहे हैं। तो ये इनकम्पेटिबिलिटी उसका एक टूल है, वो मदद करता है, एक फिल्टर है। और बेटर और बेटर, जैसे उधर नेचुरल सिलेक्शन एक फिल्टर है। फिल्टर लगे हुए हैं ऐसा। अच्छा, आपका फिल्टर आ रहा है आगे, दिसंबर 2023। फिल्टर का नाम CSIR नेट, दिसंबर 2023। उसमें से पार निकलते ही फिर दूसरी दुनिया है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। दैट्स गुड, है ना, दैट्स वेरी गुड। इसके बाद में अगले टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक का नाम है सिस फ्रांस
कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट आपके पूरे सिलेबस का सबसे बेहतरीन टॉपिक है और सबसे कम समझ में आने वाला। जेनेटिक्स का मास्टरपीस टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों को कोशिश करनी है कि ये आपको बहुत अच्छा लगे और आपको समझ में आए। ठीक है, टेक्स्ट मटेरियल से मत पढ़ना, उधर से मत पढ़ना। ठीक है, पहली बात समझो कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, ऐसा है जैसे एक बच्चा आपके पेन से खेल रहा है, आपने काम करना है तो आपने उसके हाथ से पेन छीन लिया तो वो रोने लग गया। छोटा बच्चा है, वो आपके पेन से खेल रहा था, आपको काम करना है, साइन करना है आपको, पेन ले लिया आपने, बच्चा रोने लग गया। वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट टाइप, बच्चा नॉर्मल था, वाइल्ड टाइप, आपने कुछ चेंज किया, बच्चा रोने लग गया, वाइल्ड टाइप गया, कैरेक्टर चेंज, म्यूटेशन हो गया। अब आप चाहते हो कि बच्चा दोबारा चुप हो जाए, तो क्या करोगे? पेन दोबारा देते? हाँ, पेन कैसे देते? हम नोट्स बनाएंगे, हम उसको टॉफी दे देते हैं, है ना, अपन उसको टॉफी दे देते हैं। फोन नहीं, फोन में रेडिएशन होता है, फोन छोटे बच्चों को नहीं देते, अब है ना, पहले देते थे अब नहीं देते। तो आपने क्या देखा कि पहला म्यूटेशन हुआ, वाइल्ड टाइप गया, सेकंड म्यूटेशन हुआ, सेकंड चेंज, और वाइल्ड टाइप रिस्टोर हो गया, वाइल्ड टाइप रिस्टोर हो गया, यानी कि पहले से जो कमी आई वो आपने दूसरे से भरपाई कर दी। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन इतना सरल है और इतना जटिल है कि आप कहें कि ये वाइट है, आप कहें कि ये वाइट है, तो आंसर ये है कि पीछे ब्लैक है तो ये वाइट है, वरना ये वाइट नहीं है। आप कहें कि ये निशान ब्लैक कलर का है तो पीछे दीवार व्हाइट कलर की होनी चाहिए, तो ये ब्लैक कलर का निशान, वरना नहीं। यानी कि आप कहें कि आप इंटेलिजेंट है, इसका मतलब बाकी लोग मूर्ख होने चाहिए तब आप इंटेलिजेंट होते। या आप कहें कि मेरा स्कोर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब बाकी का स्कोर आपसे कम होना चाहिए तब आपका ज्यादा है, वरना आपके कहने से ज्यादा नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल चीज है, लेकिन हम गौर नहीं करते, है ना। जैसे आपने कह दिया कि दीवार के ऊपर छींटे लगे, तो वो तभी दिखते हैं जब पीछे बैकग्राउंड कॉन्ट्रास्टिंग है, वरना काले रंग पे काले छींटे मार के देखो पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये मैटर हमारा जेनेटिक्स का है। जेनेटिक्स के अंदर हम सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है, उसको समझना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक आपके दिमाग में जो रहा है वो ये था कि आपको कोई करैक्टर दिखाई देता है फिनोटाइप में, और आप भाग के जाते हो उसके जीन पे, आपको वो काम समझ में आ जाता है कि ये जीन था, इसका ये एलील था, इसलिए ये करैक्टर आया। आप इतनी जगह पे क्लियर हो, इतना आपको आता है। ठीक है, अब जैसे एक बार के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कोई फ्रूट है और हम इसके कलर की बात करते हैं। इसका जो कलर है, इसका कलर है वो है येलो ऑरेंज। ठीक है, इसका कलर येलो ऑरेंज आता है। ये येलो ऑरेंज तो एक पिगमेंट होगा कोई, जिससे कलर आता है ना।
तो एक कॉन्सेप्ट तो ये कहती है कि वन जीन होगा और उसी से ये पिगमेंट बनता होगा। ये तो आपका सिंपल दिमाग है। दूसरा क्या हो सकता है कि दो जीन होंगे और वो मिलकर के पिगमेंट बनाते होंगे। जैसे आपने कहा कि कंपाउंड एक्स, उससे पिगमेंट ए बनता है। कंपाउंड वाई, उससे पिगमेंट बी बनता है। अगर ये दोनों बन जाएं तो उससे फिर येलो ऑरेंज बनता है। आपने सा एक मान लिया, एक हाइपोथेटिकल है कि आपने ऐसा मान लिया, ठीक है। तो अगर हमें ये वाला कलर चाहिए तो हमें यहाँ पे जो प्रोटीन काम करती है, यहाँ पे जो प्रोटीन काम करती है, यानी कि दोनों पाथवे चलने चाहिए। ये तो प्रिकर्सर हो गया। कंपाउंड एक्स से पिगमेंट ए बनेगा, कंपाउंड वाई से पिगमेंट बी बनेगा। जब ये दोनों पाथवे पूरे हो जाएंगे तो फाइनल आपका कलर आएगा, ठीक है। अब यहाँ मान लो कि जीन है वो काम करता है कैपिटल ए और यहाँ काम करता है कैपिटल बी, राइट, ठीक है। कैपिटल लिखा है तो डोमिनेंट मान लो। ओके, तो क्या क्या हो सकता है, कैपिटल ए पिगमेंट ए बन जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाएगा, बन जाएगा। इधर आप देखें कैपिटल बी स्मॉल, यानी कि एक कैपिटल की कॉपी होनी चाहिए। अगर डोमिनेंट है तो एक कॉपी पर्याप्त है, दूसरी कॉपी कोई सी भी रख सकते हो, फिनोटाइप वही आएगा। डोमिनेंट का मतलब यही होता है। ओके, ठीक है। तो कलर के प्रोड्यूस होने के लिए अगर आपने यहाँ पे कह दिया स्मॉल ए और यहाँ पे कह दिया स्मॉल बी तो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, कलर नहीं आ सकता, क्योंकि स्मॉल ए रिसेसिव है, वो कलर बना ही नहीं सकते। स्मॉल बी है, वो कलर नहीं बना सकते। तो आपको दोनों जगह पे दोनों एलील एटलीस्ट एक एक कैपिटल वाला जरूर चाहिए, राइट। ये तो हो गया टू जीन का मामला कि दो जीन होने चाहिए और दोनों जीन के दो पाथवे हैं और दोनों पाथवे डोमिनेंट एलील से तो रन होते हैं, रिसेसिव से रन नहीं होते। तो दोनों में आपको डोमिनेंट वाला एक एक कॉपी मस्ट हो गया, और वो होने पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये तो आपने एक केस समझा। अब आप दूसरा केस समझ सकते हैं। वहां पे आप ये कर सकते हैं कि जो एक्स है उससे भी पिगमेंट जेड बनता है, जो वाई है उससे भी पिगमेंट जेड बनता है, और इसी से येलो ऑरेंज कलर आ जाता है। ठीक है, अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब आपको क्या चाहिए, अगर यहाँ पे स्मॉल ए हुआ तो वो चल सकता है। कब, अगर यहाँ पे एटलीस्ट एक कैपिटल भी आ जाए तो। पाथवे आप ये चलाओगे तो भी जेड बनेगा, पाथवे ये चलाओगे तो भी जेड बनेगा। जेड से अगर आपका कलर आ जाता है, फिनोटाइप आ जाता है तो अगर आपने एक कॉपी यहाँ पे सही रखी तो भी काम हो गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे स्मॉल बी रखें तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक कैपिटल एच चाहिए। तो पाथवे वन की कोई भी कमी है, यानी कि कमी से कमी क्या हो सकती है, स्मॉल है, उसको यहाँ से आप भर सकते हो। जो नहीं हो रहा था वो दूसरी साइड से या दूसरी एरिया से आप कर सकते हो। ऐसे ही पाथवे सेकंड है, वो पाथवे फर्स्ट में अगर आप स्मॉल रखते तो आप यहाँ से उसको कंपनसेट कर सकते हो। वही ना कि आपके पास एक काम हो, उस काम को करने वाले दो लोग हों, तो अगर एक काम पे नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, आप दूसरे से करा सकते हो। दिस इज कॉम्प्लीमेंटेशन। इसकी जगह पे
जो नहीं हो रहा था उसकी जगह पे ये वो वाला काम कर देगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंटेशन। सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आगे चलो। आपने कहा कि हमारे पास एक वाइट कलर का फ्लावर है, वाइट फ्लावर का प्लांट है, और हम इसका क्रॉस वाइट फ्लावर वाले से करा रहे हैं। ठीक है, साइड में ये मान लो कि रेड कलर डोमिनेंट है और वाइट कलर है वो रिसेसिव है। तो अगर व्हाइट का क्रॉस व्हाइट के साथ कराओगे तो आपका आंसर क्या है? आप कहेंगे व्हाइट। लेकिन हम कहें कि ऑल रेड, तो आपका दिमाग घूम गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। भाई जब आप ये कह देते हैं कि रेड इज डोमिनेंट, रेड इज डोमिनेंट, और फिर कॉम्बिनेशन आपका है व्हाइट विथ व्हाइट, और प्रोजेनी आपकी सारी रेड फ्लोर वाली बन रही है, तो ये कैसे समझाया जा सकता है? ठीक है, इसको यही छोड़ दो, है ना। ये आप रेड को डोमिनेंट व्हाइट को रिसेसिव ले रहे थे, तो आप व्हाइट का मतलब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें स्मॉल आर है, इसमें भी स्मॉल आर है, तो यहाँ भी सारे स्मॉल आर होंगे, तो कैपिटल आर तो कहीं है ही नहीं, तो रेड बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, आपने इसलिए मना कर दिया। रेड कैसे बनेगा, राइट। लेकिन फिनोटाइप में तो ऑल रेड है। तो अब कैपिटल स्मॉल को तो छोड़ दो, अब वैसे सोचो आप कि व्हाइट का मतलब म्यूटेशन है, और रेड का मतलब वाइल्ड टाइप का। यहाँ पे बस देख के जाना होता है, देख के जाना होता है, ऐसे कुछ उसमें खो जाओ ऐसे, है। तो एक खराब वाले का दूसरे खराब वाले के साथ क्रॉस कराया तो आपके पास ओरिजिनल चीज आ गई, वाइल्ड टाइप रिस्टोर, वाइल्ड टाइप रिस्टोर। कुछ थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है ऐसे कि हम कुछ समझ पाए बात को। हम्म, ठीक है। देखो इसमें और सिंपल करने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो भी व्हाइट कलर है वो किसी डिफेक्ट की वजह से आया है, सेम व्हाइट इधर भी डिफेक्ट, और इसमें एटलीस्ट ऐसा हुआ है कि डिफेक्ट नहीं दिख रहा, डिफेक्ट आपको नहीं दिख रहा। अब आप लोग पीछे से जो चीजें पढ़ रहे हो वो अलग थी, इसलिए वो उसमें कोरिलेट नहीं होगी। सेकंड दूसरे तरीके से चलते हैं, ये आपके पास एक जीन है, ठीक है, ये आपके पास एक जीन है। आपने कहा कि ये ओरिजिनल है कैपिटल आर, है ना, इसमें म्यूटेशन हो गया, दिस इज स्मॉल आर, म्यूटेशन यहाँ हो गया। क्लियर?
म्यूटेशन होते ही कैपिटल आर स्मॉल आर में चला जाएगा। सेमी यस और नो बोलो मुझे कि हाँ या ना। भाई कैपिटल आर से वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट वाला कब आता है? जब कोई म्यूटेशन हो जाए। ये पूरा जीन है तो आपने म्यूटेशन दिखा दिया इसके अंदर। मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट होने से पहले बताया है कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग चीज है। तो आपको ऐसे पैसेंस के साथ धीरे 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 पढ़ना है। तो आप मुझे पहले ये बताएं कि ये वाइल्ड टाइप है, कैपिटल टी है, उसमें म्यूटेशन हुआ तो क्या स्मॉल टी बनता है? बनता है ना? तो इससे तो रेड कलर आता है, इससे तो रेड नहीं आएगा। ये तो वही चीज है जो आप सोचते हो। ठीक है, आपने कहा कि हमारे पास जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर। तो फिनोटाइप कैसा होगा? रेड। आपने ये पौधा तो काम में नहीं लिया, आपने तो व्हाइट लिया था। आपने तो व्हाइट लिया था, इसका मतलब आपने क्या लिया? आपने स्मॉल आर लिया है, वो व्हाइट है। तो आप उसको दिखाओ जरा। तो आपने जो पौधा लिया वो ये है। उसमें दो क्रोमोसोम है ना? और दोनों में प्रॉब्लम है। तो मैंने थोड़ा सा एक चेंज किया है कि मैंने ये येलो लाइन दो जगह पे लगाई है, सेम जगह पे नहीं लगाई, है ना? आपको बिना बताए लगा दिया ऐसे में। ठीक है, ओके। आप ये तो कंफर्म है कि इसका मतलब ये स्मॉल आ रहा है और इसका मतलब भी स्मॉल आ रहा है, कंफर्म है इतना तो? भाई आपने जीन में कहीं भी छेड़खानी की तो वाइल्ड टाइप चला गया और वाइट आएगा। तो ये मिलके क्या बनाएंगे? वाइट ही बनाएंगे। तो आपने पहला पेरेंट भी ऐसा ही लिया, स्मॉल आर। दूसरा पेरेंट भी ऐसा ही लिया, स्मॉल आर। ठीक है, और फिर आप अगली प्रोजेनी पे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका पहले वाला दिखा दो। ये तो इसकी कॉपीज हैं जो कि मदर से आ रहा है। तो मदर वाले की कॉपी होगी, रेप्लिकेशन हो गया। ये फादर वाले हैं, उनमें म्यूटेशन तो है लेकिन जगह दूसरी है। हम्म? जो अपने काम का उसको अपन ग्रीन ही दिखाते हैं ना। तो दिस वन। इससे क्या बनेगा? इससे जो बनेगा उसमें म्यूटेशन है ही नहीं। इससे ऊपर वाला देखो, इससे ऊपर वाला देखो, ऐसे देखो इनको। फेस्ट के अंदर तो वही है, आपने कुछ किया ही नहीं फेस्ट में तो। फोर्थ में भी वही, आपने कुछ किया ही नहीं उसमें तो। आपने सेकंड को जब थर्ड के साथ में क्रॉस ओवर में लिया तो उसमें कहीं भी म्यूटेशन नहीं है।
दिस इज कैपिटल आर, और ये डबल म्यूटेंट हो गया। तो ये सब तो स्मॉल आ रहे हैं, स्मॉल और स्मॉल एंड। तो आपको जो रेड कलर दिखा है वो इसकी वजह से दिखा है। इतना समझ गए, है ना? आपका दिमाग इसको क्यों छोड़ रहा था, आपको समझ में क्यों नहीं आ रही थी? उसका कारण ये है कि आप ये मानते हो कि जो क्रॉस ओवर है वो होता है बिटवीन जीन्स, है ना? आपका दिमाग क्या मानता है कि दो जीन के बीच में क्रॉस ओवर होता है। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ कि आपका दिमाग ये क्यों नहीं मानता कि क्रॉस ओवर occurs between two sequences। जब जीन का नाम सीक्वेंस होता है या जीन एक सीक्वेंस होती है, तो दो जगह की सीक्वेंस के बीच में क्रॉस ओवर होता है। और फिर आप ऐसे भी तो मान सकते हो कि वन जीन अगर कोई लार्ज है तो वहां तो विद इन द जीन भी तो क्रॉस ओवर हो सकता है। क्रॉस ओवर, भाई बड़ी चीज ये है कि क्रॉस ओवर दो जगह के बीच में होता है। तो वैसे आप दो जगह को दो जीन मान के चलते हो, तो आपका दिमाग कहता है कि दो जीन के बीच में होता है। तो एक जीन ही अगर बड़ा सारा हो तो उसके भी दो हिस्सों के अंदर क्रॉसओवर हो सकता है ना, दो उसी के पार्ट है। राइट? और समझिए, जैसे आप नॉर्मली ये कहते हैं कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे जीन ए है और यहाँ पे जीन बी है, इनके बीच में दूरी है, तो यहाँ क्रॉसओवर हो सकता है। लेकिन आप ये भी तो सोच सकते हैं कि एक ही जीन है वो बड़ा सारा है, उसके अंदर दो लोकस हैं, उनके बीच में भी क्रॉसओवर हो सकता है। तो क्रॉसओवर जीन का मामला नहीं है, क्रॉसओवर दूरी का मामला है कि पर्याप्त दूरी होने पे उन दो जगहों के बीच में क्रॉसओवर हो सकता है। तो पहले तो साइंटिस्ट लोग यही मानते थे कि एक जीन के अंदर तो क्रॉसओवर नहीं होता, लेकिन जब रिजल्ट ऐसे आए तो फिर चौंकाने वाले रिजल्ट आते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट भी कहता है कि कोई और ही कारण है, बाई चांस नहीं है ना? तो फिर पता लगाना पड़ता है कि क्या मामला है। तो फिर ये मैटर हो गया कॉम्प्लेक्स जीन का, ये मैटर हो गया कॉम्प्लेक्स जीन का। कॉम्प्लेक्स जीन को आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स लोकस। कॉम्प्लेक्स लोकस आप उसको बोलेंगे जिसके अंदर सब लोकस हो। तो यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ है वो एक ही जीन के अंदर के दो सब लोकस के बीच में हुआ है। इसलिए एक जो क्रोमेटिड बना है वो तो बना है डबल म्यूटेंट, और एक बना है ओरिजिनल वाइल्ड टाइप, जिससे आपका फिनोटाइप रिस्टोर हो जाता है। तो उधर कहेंगे व्हाइट क्रॉस व्हाइट तो दिखेगा व्हाइट, अगर कॉम्प्लीमेंटेशन आता हो तो दिखेगा व्हाइट क्रॉस विथ व्हाइट में प्रोड्यूस रेड। अगर ऐसा हुआ तो कुछ ऐसा हुआ है जिसमें ऐसा कुछ काम कर रहा है।
इसका मतलब वो मैटर कॉम्प्लीमेंटेशन का। तो जो जितना इम्पोर्टेंट है उसकी वजह वो पूछता है आपसे बार बार, सीएसआईआर के पेपर में क्वेश्चन आता है। तो अगर कहीं पे भी आपको लगे कि रिसेसिव क्रॉस विथ रिसेसिव एंड द वाइल्ड टाइप इज रिस्टोर, मैटर 100% कॉम्प्लीमेंटेशन का है। कंट्रोल करने वाले जो लोकस हैं या उस लोकस के जो सब लोकस हैं उनके बीच में क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक है। क्रॉसओवर की पहली तो ये कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच में होता है। राइट। ये आपका पहले क्रोमोसोम के आपने कॉपी बना ली और ये सेकंड क्रोमोसोम है उसकी आपने कॉपी बना ली। रेप्लिकेशन हो गया। आफ्टर रेप्लिकेशन है ये क्रोमेटिड फर्स्ट, क्रोमेटिड सेकंड, क्रोमेटिड थर्ड, क्रोमेटिड फोर्थ। ठीक है, एक बार सहूलियत के लिए आप इस पे जीन भी दिखा सकते हो, दिखा दीजिए जीन को भी। यहाँ पे आपने कह दिया कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसको ऐसे बना लो। ठीक है। अब अगर अपन क्रॉसओवर चाहते हैं, क्रॉसओवर का मतलब है कि क्रोमेटिड नंबर सेकंड एंड क्रोमेटिड नंबर थर्ड ये आपस में नॉन सिस्टर हैं, क्योंकि एक और दो सिस्टर हैं, तीन और चार सिस्टर हैं। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। एक और दो के बीच में करा भी लो क्रॉसओवर तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही जाएगा वही आएगा, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा दो और तीन के बीच में होता है तो क्रॉसओवर आपको यहाँ करवाना है। आप क्रॉसओवर करा लीजिए। आप बताइए कि क्या क्या बनेगा। आप कह रहे हैं कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, ये तो बिना क्रॉसओवर के हैं, है ना? क्रॉसओवर वाले क्या बनेंगे? कैपिटल आर के साथ स्मॉल टी एंड स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर। ये क्रॉसओवर के रिजल्ट है। इसको देख के आप कहेंगे कि क्रॉसओवर हो गया। हो गया, ये होता है क्रॉसओवर। एक क्रॉसओवर हुआ है तभी तो रिकॉम्बिनेंट बने नए वाले। अगर क्रॉसओवर नहीं होता तो ये कहां से बनते? राइट। ठीक है। आपने क्रॉसओवर कितने बार कराया? एक बार, वन टाइम। ठीक है। अब आप एक बार के लिए सोचें कि आप 100 टाइम, क्योंकि ये सब गैमेट्स हैं और ये 2n है ना? तो 100 टाइम्स आप गैमेट्स बनाते हो। 100 बार आप इससे काम करना चाहते हो, तो आप कहते हो कि 100 टाइम्स ही आपको न्यू वाले मिल जाते हैं। वैसे आप रेशियो की बात करेंगे तो ये 4 में से 1 है, 1/4। ये भी 4 में से 1 है, 1/4। ये भी है 1/4 और ये भी है 1/4, यानी कि सारे 25-25% बनते हैं। 25 में से ये दो रिकॉम्बिनेंट हैं तो उनको नॉन पेरेंटल बोलते हो। बाकी जो है वो पेरेंट से मैच नहीं करते, वो पेरेंट से मैच करते हैं, वो पेरेंटल। ऐसा ही होता है।
ठीक है, आपने 100 बार गैमेट बनाने की कोशिश की तो कितने गैमेट बनेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 400। तो अगर आप 400 गैमेट बना रहे हो और 400 में से 200 अगर आपके पास नए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर बार क्रॉसओवर हुआ, हर बार क्रॉसओवर हुआ, क्योंकि ये 1/4 और 1/4 मिलके 1/2 है। तो 400 का आधा 200 है, तो अगर आपको 400 में से 200 नए मिलते हैं, इसका मतलब जब भी आपने गैमेट बनाए हर बार क्रॉसओवर हुआ है। अगर आप ये कहें कि जो नए हैं उनका फिगर 200 नहीं है, 160 ही है। कितना है, 160 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिकॉम्बिनेशन 100 टाइम्स नहीं हुआ है। 100 टाइम्स नहीं हुआ, ठीक है। जब रिकॉम्बिनेंट का नंबर 200 आता है ना, 400 आपके पास गैमेट है, 400 में से 200 अगर आपके पास नए बनते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, वो होता है नॉन पेरेंटल डिवाइडेड बाय पेरेंटल। तो दिस इज 0.5। ये 50% रिकॉम्बिनेंट है। मैक्सिमम क्रॉसओवर से 50% ही नए बन सकते हैं, 50% से ज्यादा नए नहीं बन सकते, क्योंकि आप चार में से दो ही क्रोमेटिड काम में लेते हो, तो उनसे ही नए बन सकते हैं। आधे से ज्यादा नए बनने का कोई म्यूसिस का ऑप्शन ही नहीं है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू होती है 50%, 0.5। अब आपके पास क्या है, 160 ही आया था, 160/400। दिस इज 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, दिस इज 0.4, यानी कि 40% रिकॉम्बिनेशन। तो ये कंप्लीट नहीं है, 50% कंप्लीट है, 50% से कम हुआ यानी कि इनकम्प्लीट है, कि कुछ बार गैमेट बनते समय रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आपको 40 गैमेट ऐसे कम मिल रहे हैं। भाई हर बार क्रॉसओवर होता तो आधे नए आधे पुराने, वो पेरेंटल आधे नॉन पेरेंटल बनते। अब आपके नॉन पेरेंटल का नंबर आधों से कम आ गया, इसका मतलब क्रॉसओवर कुछ बार नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं कि कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ तो फिर 160 क्यों 0 आते, है ना। तो जितने होने चाहिए मैक्सिमम उतने नहीं आए, और 0 भी नहीं आया, इसका मतलब मैक्सिमम और 0 के बीच में वो। अब ये चीज अलग है कि आप इस चीज को जोड़ देते हैं दूरी से, तो जिनके बीच में दूरी ज्यादा होती है उनके बीच में क्रॉसओवर हर बार हो जाता है, और दूरी जितनी कम होती जाएगी क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाती है। और दूरी अगर कम होते होते जीन अगर लिंक्ड हो गए, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है, ये जीन साथ में जाए, राइट। तो ये तो क्या होता है कि जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट होती है और फिर डाटा होता है, तो नए कितने बन रहे हैं टोटल में से, उससे आपका आरएफ निकलता है, और आरएफ से दूरी निकलती है। ठीक है, एक बार चीजों को अपन दोबारा से लेते हैं। ठीक है, ये अपना केस था ना, हमने क्रॉस ओवर कराया था, और एक्चुअल में यहाँ पे हमने सब लोकस पे म्यूटेशन ले रखे हैं। तो विद इन सब लोकस जब क्रॉस ओवर हुआ, तो हमारा वाइल्ड टाइप रिस्टोर हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है बात।
हमने थोड़ा सा चेंज किया कि जीन बड़े होते हैं और उस बड़े के अंदर भी छोटे छोटे और लोकस मान सकते हैं, राइट। जैसे जीन के बीच में क्रॉसओवर होता है वैसे सब लोकस के बीच में भी हो सकता है, और ऐसा हुआ तभी ये वाइल्ड टाइप वाला करेक्टर आपको अगली पीढ़ी में मिला, वरना तो नहीं मिलता। ठीक है, ओके। अब आप चेक कीजिए कि जो पहला क्रोमेटिड है इसको आपने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि इसमें म्यूटेशन है। ठीक है, म्यूटेशन कहाँ पे है? म्यूटेशन है सब लोकस 1 पे। इसमें कहाँ पे है? सब लोकस 2 पे। क्लियर है? तो हमारा पहला क्रोमोसोम जिसमें म्यूटेशन एक ही है, वो म्यूटेशन लोकस 1 पे है, लेकिन ये म्यूटेशन पर्याप्त है म्यूटेट बनाने के लिए। यानी कि अभी ये वाइल्ड टाइप जैसा करेक्टर नहीं दे सकता, ये खराब हो गया, है ना। ऐसे हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये भी स्मॉल आर जैसा ही है, इसमें बस लोकस चेंज हो गया, बाकी असर तो इसका भी वही आता है। तो अगर कोई म्यूटेशन हो गया या चेंज हो गया, उससे अगर फिनोटाइप में आपको दिखाई देता है असर उसका, इसका मतलब वो फंक्शनल है। यहाँ जो हुआ है उससे कुछ फर्क पड़ता है, दिस इज फंक्शनल म्यूटेशन। राइट, ऐसे ये भी क्या है? फंक्शनल है। अगर ये हो जाता और अभी भी कैपिटल आर ही आता तो ये नॉन फंक्शनल था। ये आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इतना पढ़ के आ रहे हो कि कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई चेंज हो गया तो प्रोटीन चेंज ही बनेगा, कोई जरूरी नहीं है ना। भाई इंट्रॉन में हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? 5 प्राइम यूटीआर 3 प्राइम यूटीआर में हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। और मान लो कि कोई हो भी गया, अमीनो एसिड अभी भी पुराने वाला आ जाता है, गूगल काम करने लग जाता है, तो म्यूटेशन होने के बावजूद भी नॉन फंक्शनल हो सकता है। ये हो गया लेकिन असर नहीं पड़ेगा उसका, तो कैपिलर ही रह जाता है। लेकिन फ्लोवर वाइट आया था, इसका मतलब ये काम तो कर रहा है। आपने पेरेंट लिया तो वो यही तो है, कैपिटल स्मॉल आर वाइट। ये पेरेंट 1 है आपका और ये पेरेंट 2 है, तो ये भी वाइट है और दूसरा पेरेंट भी वाइट है। इसका मतलब जो हुआ है वो रेड को तो खत्म कर ही देता है, तो काम तो करता ही है। दैट्स वाई फंक्शनल। ठीक है, अब फंक्शनल के बाद में दूसरी चीज हम नोटिस करते हैं कि हमारा वाइल्ड टाइप क्यों आया। कारण ये था कि हमारे जो म्यूटेशन है वो दो अलग अलग लोकस पे हैं, और लोकस ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए हम सब लोकस बोल रहे हैं। लोकस दो लेने का मतलब दो जीन जैसा फीलिंग आता है। सब लोकस लेने पे एक ही जीन के दो सब लोकस की फीलिंग है, वो करेक्ट आएगी। ओके, तो हमारा वाइल्ड टाइप रिस्टोर होने का मतलब यही था कि पहला लोकस और दूसरा लोकस सब लोकस ये दो अलग अलग जगह पे होने चाहिए। यानी कि ये सैम लोकस पे अगर आप इसको सैम कर देते सपोज, या आप इसमें भी यही म्यूटेशन लेते तो आप क्रॉस ओवर करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाइट ही आते सर। भाई क्रॉस ओवर कब हुआ? जब सब लोकस के बीच में दूरी है। अगर ये दूरी नहीं होती क्रॉस ओवर ही नहीं होता, राइट। तो अगर हमारा म्यूटेशन 1 यानी कि सब लोकस 1 और सब लोकस 2 अगर दो डिफरेंट लोकस हैं और इतनी दूरी है कि उनके बीच में क्रॉस ओवर हो जाए, तो हमारा कैपिटल आर जैसा वर्क आ सकता, वरना नहीं आ सकता।
तो ये सेम जगह पे नहीं है, इसी का नाम है ट्रांस। ये इधर है और ये इधर है, दिस इज ट्रांस। अगर ये यहाँ पे होते तो हम इसको बोलते सिस। इसको बोलते अपन सिस, राइट। तो जो ट्रांस हैं वो कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, सिस कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते, है ना। अगर सिस है तो नो कॉम्प्लीमेंटेशन, और ट्रांस है तो यस कॉम्प्लीमेंटेशन। तो सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इसको इसीलिए बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है कि म्यूटेशन 1 एंड म्यूटेशन 2 दोनों फंक्शनल होने चाहिए। म्यूटेशन 1 एंड म्यूटेशन 2 शुड बी फंक्शनल, ठीक है। अगर आप ये कह दें कि म्यूटेशन 1 नॉन फंक्शनल है, म्यूटेशन 1 नॉन फंक्शनल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां स्मॉल आर बना ही नहीं, तो फिर आपको कॉम्प्लीमेंटेशन दिख ही नहीं सकता। भाई अंधेरा होने पे तो लाइट दिखेगी, तो करेक्टर आपका गायब हो गया, करेक्टर दोबारा से आ जाए तभी तो कॉम्प्लीमेंटेशन दिखेगा, वरना कैसे दिखेगा, राइट। तो म्यूटेशन 1 जो कि सब लोकस 1 पे है, म्यूटेशन 2 जो कि सब लोकस 2 पे है, दैट शुड बी फंक्शनल। फंक्शनल होने चाहिए और ट्रांस होने चाहिए, और उनके बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए कि क्रॉसओवर हो जाए, तो आपको प्रोजेनी के अंदर वाइल्ड टाइप दोबारा से मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। एक थोड़ा सा और काम करके देखते हैं कि अपन एक काम करते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, इसी को ले लेते हैं कि ये अपने से क्रोमोजोम को देख रहे हैं। इसमें हमने कहा कि यहाँ म्यूटेशन है, इसको आपने बोल दिया सब लोकस 1। अब आप इसको जूम कर लो, इसको जूम कर लो, तो ये आपने जूम कर लिया। केवल इतना सा पार्ट जूम किया आपने। अब इसमें भी ये लाइन जगह जगह पे हो सकती हैं, एक म्यूटेशन तो एक न्यूक्लियोटाइड का हो जाए वो भी म्यूटेशन ही है। तो सब लोकस जो है उस सब लोकस के अंदर भी और सब लोकस हो सकते हैं। भाई न्यूक्लियोटाइड ही तो है सारा, पहला दूसरा तीसरा ऐसे आखिर तक न्यूक्लियोटाइड ही तो आते हैं, तो ये सब म्यूटेशन ही है। लेकिन इनसे कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा क्योंकि इनके बीच में दूरी कम है, क्रॉसओवर नहीं हो सकता। तो सब लोकस तो आप कितने भी मान सकते हो, लेकिन काम के सब लोकस वही होंगे जिनके बीच में क्रॉसओवर आप ले सकते हो, वरना तो इसमें आप पूरी में ऐसी लाइन डाल सकते हो, राइट। तो कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब जो आप सब लोकस ले रहे हो दे आर एट एनफ डिस्टेंस। तो मैटर ड्रोसोफिला का है, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग वाइट कलर, इसकी आंखें लाल रंग की होती है, और फिर लाल रंग के अंदर बहुत सारी सैड होती हैं। जैसे आप कॉस्मेटिक की शॉप पे जाते हो तो वहां पे अलग अलग शेडेड होते हैं।
नेल पेंट के अलग अलग शेड आते हैं, लिपस्टिक के अलग अलग शेड्स आते हैं, तो अंतर बहुत कम होता है। जो दो शेड है वो कलर बहुत मैच करते हैं, माइनर सा अंतर होता है उनके बीच में। वो सब ये शेड्स हो सकते हैं। तो शेड के अंदर भी सब शेड होते हैं, आपको ना दिखे तो क्या हो। पता नहीं क्यों बात घूम के फिर वहीं आती है, कलर्स पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं वो दो जगह पे होते हैं। जो कॉम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं वो दो जगह पे होते हैं, और वो दोनों जगह एक दूसरे के ट्रांस होते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते वो दो जगह पे नहीं है। दोबारा सुनो। जो कॉम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं वो कंफर्म है कि दो जगह पे हैं, लेकिन साथ में ट्रांस भी है। दो जगह पे तो ये भी है, ये ट्रांस नहीं है, पर क्रॉसिंग ओवर के हिसाब से ट्रांस नहीं है। तो दो जगह पे होना कॉम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, इसकी गारंटी नहीं देता। इसकी गारंटी देता है कि ट्रांस कंडीशन में होने चाहिए। और ट्रांस कंडीशन का मतलब वो डबल म्यूटेंट है, कि पहले पेरेंट में सब लोकस 1 पे म्यूटेशन है, दूसरे पेरेंट में सब लोकस 2 पे म्यूटेशन है, और सब लोकस 1 और 2 के बीच में पर्याप्त दूरी है कि उनके बीच में आप क्रॉस ओवर को करा सकते हो। तो जो इंडिविजुअल है वो तो डबल म्यूटेंट है, कि उसमें पहला म्यूटेशन इस जगह पे है, दूसरा म्यूटेशन इस जगह पे है, दोनों ट्रांस है। राइट। और अगर आपके दोनों म्यूटेशन एक ही जगह पे हैं, एक ही क्रोमोसोम के अंदर है, तो आप नहीं कर सकते। अगर वो एक ही जगह पे है तो भी आप कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। तो इसका फायदा अपन उठा सकते हैं कि जिन्होंने कॉम्प्लीमेंटेशन दे दिया वो दूसरी जगह पे होता है, और जिसने नहीं दिया वो दूसरी जगह पे नहीं होता। और ये ड्रोसोफिला की आई कलर के म्यूटेंट है सारे, जैसे ये वाइट, प्रून, एप्रिकॉट, बफ, चेरी, एओसिन, रूबी, ये सब म्यूटेंट है। ओरिजिनल आंख का कलर इनमें से एक भी नहीं है। ओरिजिनल तो रेड है, वाइल्ड टाइप इज रेड। तो रेड के अलावा है सारे कलर, यानी कि वाइल्ड टाइप के अलावा सारे म्यूटेंट हैं। किसी में व्हाइट वाला म्यूटेशन है, किसी में प्रून वाला है, किसी में चेरी वाला है, किसी में बफ वाला है। तो म्यूटेशन है तो किसी जगह पे ही हुआ है। तो जिसने कॉम्प्लीमेंटेशन दे दिया वो तो है दूसरी जगह पे, और जिसने नहीं दिया वो है उसी जगह पे। तो व्हाइट ने एप्रिकॉट को, बक को, चेरी को, हियोसिन को कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया। यानी कि व्हाइट, एप्रिकॉट, बफ, चेरी, हियोसिन ये एक ही जगह पे है। यानी कि आप जो बता रहे थे उसके हिसाब से ये सारे यहीं पे हैं। इसको जूम करके देखोगे तो उसी के अंदर है। ऐसे फिर आप प्रून को देखो। प्रून ने सबको कॉम्प्लीमेंट दिया बस खुद को छोड़ के। यानी कि प्रून का कनेक्शन किसी से नहीं है, प्रून इनसे अलग है, तो प्रून का अपना ग्रुप है।
तो वो कोई अलग है। फिर आप आगे चेक करना, एप्रिकॉट ने रूबी को छोड़ के सबको दिया है। तो एप्रिकॉट यहाँ पे आ गया था आपके पास, वो एप्रिकॉट बफ के साथ में भी है, चेरी के साथ में भी है, ईओसिन के साथ में भी है। तो एप्रिकॉट, बफ, चेरी, ईओसिन, इनके ग्रुप में आपने पहले ले रखा है, तो वही है। ठीक है, अगला बफ है, तो बफ भी इसी ग्रुप का है। चेरी है, वो भी इसी ग्रुप का है। ईओसिन है, वो भी इसी ग्रुप का है। और रूबी है, रूबी ने किसी को, सबको दिया है, तो रूबी का अपना ग्रुप है। अगर आप इसको ड्रा करें तो कुछ ऐसा है कि एक जगह पे ये सारे आ गए, है ना। ये आ गया आपके पास वाइट, एप्रिकॉट, बफ, चेरी, ईओसिन, इनका तो एक ग्रुप है, वो तो इस लाइन के अंदर। और एक ग्रुप के अंदर आएंगे आपके पास ओनली प्रून, कि प्रून ने, है ना, प्रून ने कॉम्प्लीमेंट दिया, प्रून अलग है, इन सबको दे रहा है, यानी कि इनसे अलग है वो। ऐसे रूबी है, रूबी ने सबको दिया, तो एक प्रून का है, एक रूबी का। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे तीन ग्रुप है, और एक ग्रुप जिसने कि दूसरों को कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया, उसका एक नया नाम है, वो है सिस्ट्रॉन। तो क्रोमोसोम का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट देता है, उसका नाम सिस्ट्रॉन है। तो इस डाटा को देख के हमें पता लग रहा है कि हमारे पास तीन ग्रुप है, और कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन है। तो जो माइनस वाले हैं वो एक ग्रुप में है, प्लस वाले उस ग्रुप के अलावा हैं। तो क्वेश्चन आता है पार्ट सी का, और 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे होता है, माइनस वाले एक साथ बस। और दूसरा क्वेश्चन आता है कॉम्प्लीमेंटेशन का, तो उसमें आपको पता है ट्रांस होने चाहिए, है ना, ट्रांस होने चाहिए, तो दो जगह पे होने चाहिए, तो दो जगह पे होंगे तो नॉन एलिलिक होने चाहिए। एक जगह पे होने पे एलिलिक बोलते हैं, दो जगह पे होने पे नॉन एलिलिक बोला जाता है, राइट। तो ये तो आपका टॉपिक रहा, आप इसको रिपीट कर लेना, कंटेंट से पढ़ लेना, है ना। और फिर थोड़ा सा, है ना, अपने हिसाब से उसको कुछ बनाना, कागज पे कुछ लिखना कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके देन, ओके, बाय बाय।